नमस्कार। आज हम संविधान के पन्नों में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और बात करेंगे एक बहुत ही अहम अनुच्छेद की, अनुच्छेद 170। जी, ये वो अनुच्छेद है जो तय करता है कि किसी राज्य की विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो कैसे बनेगी, उसमें कितने सदस्य होंगे। हाँ, मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि विधायक, जी उनकी संख्या कैसे तय होगी। ये राज्य के लोकतंत्र की नींव का पत्थर है, कह सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नंबर तय नहीं करता, बल्कि ये भी बताता है कि प्रतिनिधित्व का आधार क्या होगा, कैसे ये सुनिश्चित होगा कि आवाज सब तक पहुंचे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी अनुच्छेद की अलग अलग परतों को खोलते हैं। तो आज हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना हाँ, कि भाई ये कैसे तय होता है कि यूपी में मान लीजिए 400 से ज्यादा विधायक हैं और गोवा में सिर्फ 40। ये फर्क क्यों है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है और इसका जवाब न सिर्फ गणित में है, इसके पीछे संवैधानिक सिद्धांत हैं, कुछ ऐतिहासिक वजह हैं और हाँ, भविष्य की कुछ चुनौतियां भी हैं। अच्छा, अनुच्छेद 170 इन सबको समेटे हुए है एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं, देखते हैं कि ये अनुच्छेद 170 हमारे राज्यों के लोकतंत्र को कैसे शक्ल देता है। जी तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, जी ये अनुच्छेद कहता क्या है? सामग्री के हिसाब से ये सदस्यों की एक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा संख्या तय करता है। हाँ, अनुच्छेद 170 एक दायरा देता है। कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होगी और 500 से ज्यादा नहीं होगी। 60 से 500 ये एक सामान्य नियम हो गया। जी, ये एक सामान्य नियम है जो ज्यादातर राज्यों पर लागू होता है। लेकिन हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ छोटे राज्यों के लिए इसमें थोड़ी रियायत है, छूट है, सिक्किम, गोवा जैसे। हाँ, आपने सही पकड़ा। देखिए, संविधान बनाते वक्त व्यावहारिकता का भी ध्यान रखा गया। कुछ राज्य हैं, जैसे खासकर पूर्वोत्तर के या गोवा, जो क्षेत्रफल में भी छोटे हैं, जनसंख्या भी काफी कम है। तो उनके लिए शायद वो 60 सदस्यों की न्यूनतम सीमा भी शायद ज्यादा हो जाती। इसलिए कुछ विशेष प्रावधानों के तहत, जैसे अनुच्छेद 371F या फिर संसद के कानून द्वारा, अच्छा, कुछ राज्यों को, जैसे सिक्किम को, वहां 32 सीटें हैं, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और पुडुचेरी में 30। इन्हें ये 60 वाली न्यूनतम सीमा से छूट मिली हुई है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि संविधान थोड़ा लचीला भी है, जमीनी हकीकतों को देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये संख्या की सीमा तो समझ आ गई, 60 से 500, कुछ अपवादों के साथ। अब सवाल ये है कि ये सदस्य चुने कैसे जाते हैं, क्या तरीका है? तरीका एकदम साफ और लोकतांत्रिक है। अनुच्छेद 170 में ही लिखा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन जिसे कहते हैं। यानी सीधे जनता चुनती है? हाँ, सीधे जनता, राज्य के जो मतदाता हैं, मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिक, वो सीधे वोट डालकर अपने विधायक को चुनते हैं। इसी को वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफ्रेज कहते हैं। कोई इनडायरेक्ट चुनाव नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता सीधे अपना प्रतिनिधि चुनती है विधानसभा के लिए। ये तो लोकतंत्र का एकदम मूल तत्व हुआ, जनता की सीधी भागीदारी। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शुरू में था कि संख्या तय कैसे होती है इस 60-500 के दायरे में, या जो भी छूट है उसमें। यहाँ जनसंख्या का क्या रोल है? हाँ, जनसंख्या का रोल बहुत बड़ा है। सामग्री कहती है कि राज्य को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 170(2) यही कहता है कि हर राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इस तरह बांटा जाएगा कि हर निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है और उसको जो सीट दी गई है, आमतौर पर एक ही होती है विधानसभा में, उनका अनुपात जहां तक मुमकिन हो सके पूरे राज्य में एक जैसा हो। अच्छा, मतलब आसान शब्दों में कहें तो कोशिश ये रहती है कि हर विधायक लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करें। हाँ, बिल्कुल, यही लक्ष्य है। रिप्रेजेंटेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, जहां तक संभव हो। तो क्या इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, वहां सीटें भी ज्यादा होंगी? हाँ, सामान्य तौर पर यही होता है। आप देखिए, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, जहां करीब 24 करोड़ जनसंख्या है, वहां 403 विधानसभा सीटें हैं। 403, काफी ज्यादा। जी, और महाराष्ट्र में देखिए, करीब 12 करोड़ जनसंख्या, तो 288 सीटें हैं।
फिर जैसे जैसे राज्यों का आकार मतलब जनसंख्या का आकार छोटा होता जाता है, सीटें कम होती जाती हैं। दिल्ली में 70 है। हाँ, और वो छोटे वाले उदाहरण तो हमने देखे ही, सिक्किम 32, गोवा 40। जी, तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जनसंख्या सीधे तौर पर सीटों की संख्या को प्रभावित करती है। ये आनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी सुनिश्चित करने का एक तरीका है। और इसी आनुपातिकता को बनाए रखने के लिए समय के साथ जनसंख्या बदलती है तो एक परिसीमन या डीलिमिटेशन की व्यवस्था है। हर जनगणना के बाद सीमाओं को फिर से ठीक किया जाता है ना? हाँ, अनुच्छेद 170(3) का जो मूल भाव था वो यही था कि हर जनगणना के बाद जनसंख्या के जो नए आंकड़े आते हैं उनके आधार पर सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन मतलब रीएडजस्टमेंट किया जाए, ताकि प्रतिनिधित्व अप टू डेट रहे। बिल्कुल, ताकि प्रतिनिधित्व जो है वो जनसंख्या के बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से बना रहे। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, एक पेच है जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में काफी जोर देकर किया गया है। अच्छा, वो क्या मोड़ है? क्या परिसीमन अब नहीं होता? नहीं, परिसीमन तो होता है, लेकिन उसका दायरा वो सीमित कर दिया गया है। देखिए, 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में, जो 2002 में लागू हुआ। हाँ, इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। इसने ये तय कर दिया कि राज्यों को जो कुल विधानसभा सीटें आवंटित हैं, जी, उनकी संख्या 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े प्रकाशित होने तक स्थिर रहेगी, और ये संख्या आधारित होगी 1971 की जनगणना पर। एक मिनट, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। मतलब सीटें 1971 की जनसंख्या के हिसाब से तय हैं आज भी, हाँ। और ये 2026 के बाद तक बदलेंगी भी नहीं। लेकिन आपने कहा परिसीमन होता है। हाँ, यहीं पर वो बारीकी है जो समझनी जरूरी है। 84वें संशोधन ने कुल सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया 1971 की जनगणना पर। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और संशोधन हुआ, 87वां संशोधन 2003 में। उसने ये अनुमति दी कि राज्यों के अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण, मतलब आंतरिक परिसीमन। अच्छा, अंदरूनी बंटवारा। हाँ, वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। तो हुआ क्या कि राज्य में कुल सीटें तो उतनी ही रहीं जितनी 1971 की आबादी के हिसाब से तय थीं। लेकिन कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला, किस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, ये 2001 की जनसंख्या के आधार पर फिर से तय किया जा सका। ओह, अच्छा, तो मतलब केक का साइज 1971 वाला है, पर उसके अंदर के स्लाइस कैसे कटेंगे वो 2001 के हिसाब से तय हो सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, मोटे तौर पर यही स्थिति है। पर सवाल उठता है कि 1971 पर ही क्यों फ्रीज किया? वो तो बहुत पुरानी जनगणना हो गई, तब से तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ये बहुत ही वैलिड सवाल है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, एक नीतिगत और राजनीतिक संदर्भ था जिसका इशारा हमें मिलता है। देखिए, 1970s के दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया था। हाँ, वो दौर था हम दो हमारे दो वाला। जी, और कुछ राज्यों ने, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने, इस नीति को बहुत प्रभावी ढंग से लागू किया। उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को काफी कम कर लिया। अब सोचिए, अगर हर जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा पूरी तरह से नई जनसंख्या के आधार पर होता तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उनकी सीटें कम हो जाती, और जिन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, अक्सर उत्तरी राज्य, उन्हें ज्यादा सीटें मिल जाती। अरे, मतलब जो राष्ट्रीय नीति का पालन कर रहे थे उन्हें एक तरह से सजा मिलती, और जो नहीं कर रहे थे उन्हें इनाम। कुछ लोगों का तर्क बिल्कुल यही था, एक तरह का परवर्स इंसेंटिव हो जाता। तो राज्यों के बीच इस संभावित झगड़े से बचने के लिए और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पर असर ना पड़े, ये फैसला लिया गया कि सीटों की कुल संख्या को एक पुरानी जनगणना यानी 1971 पर कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया जाए। अच्छा, ये बात है। हाँ, इसे पहले साल 2000 तक के लिए किया गया था, फिर 84 में संशोधन से इसे बढ़ाकर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक कर दिया गया। ये तो काफी गहरा संदर्भ है इस फ्रीज के पीछे। अच्छा, इससे पहले कि हम 2026 के बाद क्या होगा उस पर आएं, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। संविधान सभा में जब यह अनुच्छेद बन रहा था तब क्या सोच थी? हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का जिक्र है। जी हाँ, संविधान सभा के बहसों में ये प्रतिनिधित्व का सवाल बहुत अहम था। डॉक्टर अंबेडकर और जो दूसरे सदस्य थे, उनका मानना था, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं,
कि विधानसभा सिर्फ कुछ खास वर्गों या कुछ खास हितों का मंच नहीं होनी चाहिए। उसमें पूरे समाज का, आम जनता का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल। और जनसंख्या को आधार बनाने का मुख्य कारण यही था कि प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा व्यापक हो सके। मतलब हर वोट की कीमत हो, हर इलाके की आवाज सुनी जाए। बिल्कुल। उनका जोर इस बात पर था कि विधायिका जो है वो लोगों से जुड़ी हो, उनकी उम्मीदों को समझे, उनके प्रति जवाबदेह हो। इसीलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व को चुना गया। तो प्रतिनिधित्व सिर्फ एक नंबर गेम नहीं है, बल्कि ये समावेश, इंक्लूजन का भी प्रतीक है। निश्चित रूप से। और इसी समावेश को, इंक्लूजन को और मजबूत करने के लिए संविधान में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका अनुच्छेद 170 से सीधा ताल्लुक है। आप आरक्षण की बात कर रही हैं? जी हाँ, स्रोत सामग्री में भी इसका जिक्र है। देखिए, अनुच्छेद 170 तो कुल सीटों की संख्या तय करने का आधार देता है। हाँ। और फिर आता है अनुच्छेद 332। वो ये कहता है कि हर राज्य की विधानसभा में उस राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज का जो अनुपात है, उसके आधार पर उन कुल सीटों में से कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित रखी जाएंगी। अच्छा, तो ये उसी 170 वाले ढांचे के अंदर काम करता है। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, पीछे छूट गए हैं, उन्हें भी विधायिका में एक सुनिश्चित प्रतिनिधित्व मिले। जैसे उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले जी। वहां कुल 403 सीटें हैं जो 1971 की जनसंख्या पर आधारित हैं। अब इन 403 में से 2001 की जनगणना के आधार पर जो एससी और एसटी जनसंख्या का अनुपात निकला, उसके हिसाब से 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और इन आरक्षित सीटों पर चुनाव कैसे होता है? चुनाव उसी प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही होता है। सभी मतदाता वोट डालते हैं, लेकिन उस सीट पर उम्मीदवार केवल उसी आरक्षित समुदाय का ही व्यक्ति हो सकता है। समझ गया। तो ये सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का एक तरीका है जो 170 के साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए, ये स्पष्ट हुआ। अब वापस आते हैं उस फ्रीज पर जो 2026 के बाद हटने वाला है। सामग्री ये बताती है कि इसको लेकर काफी चिंताएं हैं, कुछ मतभेद भी हैं, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच। ये क्या विवाद है? हाँ, ये आने वाले समय में भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। जैसा हमने पहले बात की, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी अच्छा काम किया है जी। उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर के राज्यों के मुकाबले काफी कम रही है। अब डर ये है, या कहिए चिंता ये है, कि जब 2026 के बाद पहली जनगणना होगी, मान लीजिए 2031 में होती है, और उसके आंकड़े आते हैं और उसके आधार पर अगर सीटों का फिर से बंटवारा होता है और अगर वो पूरी तरह से मौजूदा जनसंख्या पर आधारित हुआ, तो फिर उत्तर भारत के राज्यों को, जिनकी आबादी बहुत बढ़ चुकी होगी, उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, संसद में भी, विधानसभाओं में भी। हाँ। और दक्षिण के राज्यों की सीटें या तो उतनी रहेंगी या शायद हिस्सेदारी के हिसाब से कम हो जाएंगी। यही मुख्य चिंता है। दक्षिण के राज्यों का तर्क है, जैसा स्रोतों से लगता है, कि इससे संसद और विधानसभाओं में उनका जो राजनीतिक वजन है, उनका जो प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। उनका कहना है कि भाई, हमने राष्ट्रीय नीति का पालन किया, हमने विकास पर ध्यान दिया, मानव सूचकांक बेहतर किए, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई, लेकिन अब उसी सफलता की वजह से हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तो एक तरह की लोकतांत्रिक सजा हुई। बात तो सोचने वाली है। दूसरी तरफ उत्तर के राज्यों का क्या तर्क हो सकता है? उनका तर्क भी अपनी जगह सीधा है। वो कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, 1 person 1 vote 1 value। जी। अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमें प्रतिनिधित्व भी ज्यादा मिलना चाहिए। 1971 के आंकड़ों पर अटके रहना आज की सच्चाई से मेल नहीं खाता, और ये हमारे नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति बन रही है। एक तरफ प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लक्ष्यों का पालन और राज्यों के बीच संतुलन का सवाल। बिल्कुल। क्या इस मामले पर कोई कानूनी स्थिति साफ है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है इस पर? स्रोत बताते हैं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये बात दोहराई थी कि परिसीमन का काम कैसे होगा, उसका आधार क्या होगा, ये तय करना मूल रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा, ये संसद तय करेगी। पालिका आमतौर पर इस तरह की नीतिगत और राजनीतिक प्रक्रिया में दखल नहीं देते।
हाँ, अदालतें ये जरूर देख सकती हैं कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हो। लेकिन वो जो मूल सवाल है कि प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए, क्या सिर्फ जनसंख्या या कुछ और भी, ये एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक बहस का मुद्दा है। तो मतलब 2026 के बाद ये मुद्दा गरमाने वाला है। निश्चित रूप से ये सिर्फ सीटों का हिसाब किताब नहीं होगा, ये राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का मामला है, संसाधनों के बंटवारे का मामला है, क्योंकि वित्त आयोग भी जनसंख्या को ध्यान में रखता है। हाँ, ये भी है। और ये भारत के संघीय ढांचे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस पर एक आम सहमति बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। चलिए, तो हमने अनुच्छेद 170 के कई सारे आयामों को छू लिया आज। एक बार अगर मुख्य बातों को जल्दी से दोहरा लें तो ये अनुच्छेद राज्य विधानसभा की बनावट तय करता है। हाँ, सदस्यों की संख्या कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 500। कुछ छोटे राज्यों को इससे छूट है। सदस्य सीधे जनता चुनती है वयस्क मताधिकार से। जी, और सीटों का आधार और निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जनसंख्या पर आधारित होता है, ताकि प्रतिनिधित्व में बराबरी रहे जहां तक हो सके। और हर जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए था, पर फिलहाल सीटों की कुल संख्या 1971 की जनगणना पर फ्रीज है। हाँ, और ये फ्रीज 2026 के बाद पहली जनगणना के आंकड़े आने तक जारी रहेगा। लेकिन निर्वाचन क्षेत्रों की अंदरूनी सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर एडजस्ट की गई हैं। और इसी ढांचे में SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान है। बिल्कुल, और ये सब कुछ डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं की उस सोच पर आधारित है कि विधायिका समावेशी हो, जनता का आईना हो। और भविष्य की तरफ देखें तो 2026 के बाद का परिसीमन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हाँ, जिसमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और राज्यों के बीच संतुलन को लेकर गंभीर बहस होनी तय है। ये सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं होगी, ये भारत के लोकतंत्र और संघवाद के भविष्य से जुड़ा एक अहम पड़ाव होगा। तो ये थी अनुच्छेद 70 पर हमारी आज की ये गहरी पड़ताल। ये दिखाता है कि कैसे संविधान का बस ये एक अनुच्छेद राज्य स्तर पर हमारे लोकतंत्र की पूरी रूपरेखा, उसके काम करने का तरीका, प्रतिनिधित्व के मायने और आने वाली चुनौतियों को अपने अंदर समेटे हुए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इस पूरी चर्चा और सामग्री से उभरता है जी, कि क्या भविष्य में जब प्रतिनिधित्व का आधार तय हो तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या पर ही निर्भर रहना चाहिए, या फिर जैसा कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हमें जनसंख्या के साथ साथ कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि राज्य का क्षेत्रफल कितना है, विकास के पैमाने क्या हैं, या फिर राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो या पर्यावरण संरक्षण हो, उसमें उनका कितना योगदान रहा है। क्या प्रतिनिधित्व के मॉडल को और ज्यादा न्याय संगत और संतुलित बनाने के लिए इन चीजों पर भी विचार करने की जरूरत है। वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। अब प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बदलती हकीकतों के साथ कैसे ढाला जाए, ये सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। शुक्रिया।